सो हेलो गाइस, वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पूरा चैप्टर 4 साइकोलॉजी क्लास 11, दैट इज सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। ये चैप्टर हमें सिंपल सी बात समझा रहा है कि सेंसेशन क्या होती है, अटेंशन किसे कहा जाता है और परसेप्शन क्या होता है। सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम अपनी दुनिया को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बिना अपनी दुनिया को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे आप। अभी तुम मुझे देख रहे हो, मतलब इस वीडियो में तुम मुझे देख पा रहे हो, ये क्या है? ये सेंसेशन है। तुम्हारे आसपास और भी बहुत कुछ हो रहा होगा, तुमने उन चीजों से अपना ध्यान हटाकर मुझ पर, मेरी आवाज पर अपना ध्यान बना के रखा, इस वीडियो पर अपना ध्यान बना के रखा। इसे क्या कहा जाता है? यह है अटेंशन। अब जो कुछ मैं बोल रहा हूं तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो और कुछ ना कुछ मीनिंग तुम्हें, है ना, समझ आ रहा है। इसे क्या कहते हैं? परसेप्शन। तो सेंसेशन मतलब चीजों को सेंस कर पाना, अटेंशन मतलब अपना ध्यान एक चीज पर देना और उसी पर ध्यान मेंटेन करके रखना भी, और परसेप्शन मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन अपने सराउंडिंग से मिली है उसको जो हम मीनिंग देते हैं उसे परसेप्शन कहा जाता है। ये इस चैप्टर का शॉर्ट ब्रीफ है। अब सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे दैट विल बी सेंसेशन। ऑब्वियसली, तो क्या होती है सेंसेशन? किसी गर्म चीज को जब टच करते हैं तो वो गर्म वाला जो एहसास होता है वो सेंसेशन है। अभी जो आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो वो सेंसेशन है। तो क्या है सेंसेशन? कैसे लिखें? तुम्हें पता है क्या होती है? लिखने पे आते हैं, है ना। सेंसेशन मतलब वो इनिशियल एक्सपीरियंस, वो पहला एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है। कब? किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पहला एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है जब हमारे सेंस ऑर्गन किसी पर्टिकुलर मतलब इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं। तो जब हमारे सेंस ऑर्गन किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, हमारी सराउंडिंग को रजिस्टर करते हैं तो उनके रजिस्टर करने की वजह से जो सबसे पहली बार हमें एहसास होता है उसे सेंसेशन कहा जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन that we feel, that we experience is called sensation. अब सेंस मोडेलिटी क्या होता है इसको समझो। देखो, सेंस मोडेलिटी का मतलब होता है कि हर सेंस ऑर्गन अलग अलग किस्म की सेंसेस को, इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए बनाया गया। ईच सेंस ऑर्गन इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इजंट इट? क्या तुम्हारे कान देख सकते हैं? क्या तुम्हारी आंखें सुन सकती हैं? नहीं ना। उसी को सेंस मोडेलिटी कहा जाता है। तो व्हाट इज सेंस मोडेलिटी? जो ऊपर लिखा है सेंस मोडेलिटी, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि भाई हर सेंस ऑर्गन एक स्पेसिफिक टाइप की सेंसेशन को रजिस्टर करने के लिए बनाया गया। दैट इज ऑल। अब अगला टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। कभी सोचा आपने इस बारे में? आपके सेंस ऑर्गन्स भी परफेक्ट नहीं है, उनकी लिमिटेशन है। देखो मैं बताता हूं कैसे। दो लिमिटेशन है। पहले थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल आपको एक चीज बताऊंगा। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड, इनके दो नाम है। ये क्या है? ये कमियां हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक कमी है, एक उसका ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। इनके और भी नाम है। एब्सोल्यूट लाइमेन भी इसको कहा जाता है और इसको डिफरेंस लाइमेन कहा जाता है। यहां लिखा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट लाइमेन, और ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड ये नीचे है, और डिफरेंस लाइमेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, मान लो, ये मान लो क्या मतलब, ये मेरी वाटर बॉटल है और मैंने अपनी पानी की बॉटल में, लेट से ये चीनी का बॉक्स है मेरे पास, ये मैंने अपनी पानी की बॉटल में ऐड करा। ये लगभग 1 चम्मच के आसपास चीनी है। अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये लगभग इतनी चीनी, ठीक है, अरे फोकस हो जा, लगभग इतनी चीनी हम अगर इस बॉटल के अंदर ऐड करें, ठीक है, अब क्या लगता है कि इसमें कोई फर्क आएगा स्वाद में? ये मैंने इसको मिक्स भी कर लिया, लेट से। अब आपको लगता है कि इतनी चीनी, इतने पूरी पानी की बोतल ऊपर तक भरी हुई है ना, दिस इज एग्जैक्टली सेम। ये मुझे फर्क नहीं लगा। पता है क्यों नहीं लगा? मेरे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की वजह से। क्योंकि अब इसको रीड करो। In order to be noticed, a stimulus has to carry minimum value or weight. मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड किसे कहा जाता है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब है कि किसी चीज को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए
हमारे सेंस ऑर्गन को चाहिए होता है कि उस चीज में, उस ऑब्जेक्ट में एक मिनिमम वैल्यू हो। जैसे अगर कभी हमारे हाथ पे लेट से चींटी चल रही है, हमें फील नहीं होती ना, क्योंकि उसका वजन ही नहीं है, फील ही नहीं होता। चींटी की जगह कोई और थोड़ा बड़ा कॉकरोच कोई चल रहा हो तो फील हो जाएगा, क्योंकि उसमें वजन है ना। तो इन शॉर्ट हमें क्या समझ आया कि पानी को मीठा करने के लिए कुछ मिनिमम लेवल ऑफ शुगर का उसमें होना जरूरी है। 1 चम्मच चीनी से, 1.5 चम्मच चीनी से इतना सारा पानी मीठा नहीं होगा। तो जितना मिनिमम हमें उसमें स्पून डालने पड़ेंगे चीनी के, वो हमारा बन जाएगा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर स्वीटनेस ऑफ दैट वाटर। समझ रहे हो बात को, कि मुझे पानी मीठा कब लगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 चम्मच चीनी ऐड करी, तब जाके मुझे पानी में मिठास महसूस हुई, राइट। तो 5 चम्मच चीनी मेरे लिए स्वीटनेस का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बन गया। ये हुई ना मेरे सेंस ऑर्गन की लिमिटेशन। असल में तो भाई 2 चम्मच चीनी थे ना, तब भी मुझे मीठा नहीं लगा, तो वो मेरे सेंस ऑर्गन की लिमिटेशन हो गई। और थ्रेशोल्ड का मतलब है एक मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट में, तभी हम उसको महसूस कर पाते हैं। अब इसके बाद एक और लिमिटेशन है, एंड दैट इज डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या हुआ? तो अभी हमने क्या एग्जांपल में पढ़ा कि 5 चम्मच चीनी के मुझे डालने पड़े, तब जाके मुझे लगा कि हाँ भाई पानी स्वीट है। पर अब इस पानी को मोर स्वीट बनाने के लिए मुझे और कितने चम्मच चीनी के डालने पड़ेंगे? वो हो जाएगा मेरा डिफरेंस थ्रेशोल्ड। समझ आई बात? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मतलब एक चीज को फील करने के लिए भी उस ऑब्जेक्ट में, उस चीज में मिनिमम इंटेंसिटी, एक वैल्यू, एक वजन होना चाहिए, तभी हम उसको महसूस कर पाते हैं। ऑल्सो दो चीजों को अलग महसूस करने के लिए भी दोनों के बीच एक मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अभी मुझे पानी स्वीट लगने लगा फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं इसमें सिर्फ 1 दाना चीनी का और डाल दूं, तो अब क्या मुझे पानी मोर स्वीट महसूस हो जाएगा? मतलब फर्क लगेगा कि लास्ट वाली सिप में और इस वाली सिप में क्या फर्क है? एक ड्रॉप के बाद फर्क महसूस होगा? नहीं होगा, राइट। तो मुझे अब और कितनी चीनी ऐड करनी पड़ेगी कि मुझे अब स्वीट और मोर स्वीट में फर्क महसूस हो जाए? उसे कहा जाएगा डिफरेंस थ्रेशोल्ड। समझ रहे हो? तो इन शॉर्ट डिफरेंस थ्रेशोल्ड मतलब दो चीजों को अलग अलग महसूस करने के लिए उन दोनों चीजों के बीच एक अच्छा खासा फर्क होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर 3 चम्मच चीनी के ऐड करने पड़े, तब जाके मुझे अब इस स्वीट और मोर स्वीट का फर्क समझ आया कि हाँ भाई पहले भी मीठा था, अब मैंने 1 चम्मच ऐड किया अभी भी उतना ही मीठा है, 2 चम्मच ऐड किया तब भी उतना मीठा है, 3 चम्मच ऐड किया तो हाँ अब फर्क लग रहा है ना। इसको कहा जाता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। द मिनिमम, द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू स्टिमुलाई that is necessary to notice them as different is called difference threshold। दो चीजों को अलग अलग महसूस करने के लिए भी उनमें एक स्मॉलेस्ट डिफरेंस होना चाहिए, उसी को हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस चैप्टर का पहला सेगमेंट खत्म कर लिया, सेंसेशन क्या होती है हमें समझ आ गया। अब हम दूसरे सेगमेंट पे बढ़ रहे हैं, दैट विल बी अटेंशन। और अटेंशन को समझने के लिए एक बात समझ लो कि दो तरीके की अटेंशन हम पढ़ेंगे, एक है सेलेक्टिव अटेंशन और एक है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन और सिलेक्टिव अटेंशन दो अलग अलग टाइप की अटेंशन है, बट फिर भी पहले मैं आपको नॉर्मली अटेंशन वर्ड समझाता हूं, ठीक है। अटेंशन शब्द का क्या मतलब है? अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान, फोकस, राइट। अब उस ध्यान को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो यह है कि अभी आपके आसपास कितनी सारी और चीजें, तुम इस वीडियो के अलावा कितनी सारी और चीजों को देख सकते हो, तुम कितनी सारी और आवाजों को सुन सकते हो, क्यों तुमने इस वीडियो को ही सेलेक्ट किया, है ना। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन। क्या होता है सेलेक्टिव अटेंशन? जब हम लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टिमुलाई को सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं इसे नोटिस करूंगा, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन। तुम्हारे आसपास तुम्हारा टीवी है, तुम्हारे आसपास लेट से फैमिली मेंबर बात कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास लेट से कोई गाना चल रहा है, कोई और नॉइज आ रही है, और देन ये वीडियो है। तुमने बोला बाकी सब पे ध्यान नहीं देना, मैंने क्या किया? सेलेक्ट किया एक लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कोई भी चीज जो एनवायरमेंट में होती है, एक लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से हमने एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को सेलेक्ट किया, दैट यस दिस इज समथिंग that I want to focus on, that is called selective attention।
नाउ सस्टेन अटेंशन विल बी कि आप इस वीडियो पर कितनी देर तक ध्यान बना के रख पाएंगे, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। तो बहुत सारी चीजों में से किसी चीज को सेलेक्ट कर लेना और उस पर अपना ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन। ये भी जरूरी है और इसके साथ साथ जरूरी है सस्टेन्ड अटेंशन। तुमने सेलेक्ट तो कर लिया, इस वीडियो को सिलेक्ट तो कर लिया, पर क्या लास्ट तक देख पाओगे, समझ पाओगे, बना के रख पाओगे कंसंट्रेशन, उसे कहा जाता है सस्टेन्ड अटेंशन। अब अगर तुम्हें इतनी बात समझ आई है तो अब इसकी डेफिनेशन को रीड करो, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। सेलेक्टिव अटेंशन इज कंसर्न्ड मेनली विद द सिलेक्शन ऑफ, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं यहां पर मेन चीजें जो डिफाइन में मतलब जरूरी वर्ड है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई। बहुत सारी चीजों में से लिमिटेड चीजें जब हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इनको फोकस मिलाएंगे, इनको नोटिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन। अब सस्टेन्ड की भी एक बार डिफाइन पढ़ लो, उसके बाद इनके फैक्टर्स पे आते हैं कि किन किन फैक्टर की वजह से अफेक्ट होती है, पर पहले डेफिनेशन। सस्टेन्ड अटेंशन इज कंसर्न्ड विद द कंसंट्रेशन, राइट, विद द कंसंट्रेशन। इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन the attention on object or event for longer duration. It is also known as vigilance. इसको vigilance भी कहा जाता है, राइट। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन दोनों टाइप ऑफ अटेंशन को आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली। आपको मतलब पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो, ओके। साथ साथ मार्क कर लिया करो नोट्स में, अगर नोट्स नहीं है तो परचेज कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, टॉप पर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। अब हालांकि मेन नहीं है पर एक और पार्ट हमें दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन। ये क्या होता है तुम्हें ऑलरेडी पता है, डिवाइडेड अटेंशन, राइट। जब हम दो चीजों को सेम समय पर अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, सेम टाइम पर नोटिस करने की कोशिश करते हैं, उसे डिवाइडेड अटेंशन कहा जाता है। ये रिस्की है क्योंकि हमारी अटेंशन बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि 100% यहां 100% यहां। डिवाइडेड अटेंशन मतलब कुछ परसेंट आप अटेंशन एक को देते हो, कुछ दूसरे को, तो कहीं ना कहीं ध्यान में कुछ तो इशू आएगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि फोन चलाते वक्त ड्राइव नहीं करना चाहिए, राइट। आप कहते हो मैं कोई चीज याद करते करते अपना टीवी शो भी देख लूंगा, नहीं करना चाहिए। डिवाइडेड अटेंशन को अच्छा नहीं माना जाता है, हाँ होती है पर वी प्रेफर नॉट टू इंडल्ज इन दिस टाइप ऑफ अटेंशन। सो डिवाइडेड मतलब जब हम दो डिफरेंट चीजों को सेम टाइम पे अटेंड कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है सेलेक्टिव अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं, इसको समझते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन को अफेक्ट करते हैं दो मेन फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। कॉग्निटिव भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जिस चीज को हम अटेंड करने वाले हैं वो खुद चीज कैसी है, दीज आर रिलेटेड टू द फीचर ऑफ द स्टिमुलाई इटसेल्फ, जिसको अटेंड करने की बात हो रही है। इंटरनल मतलब इट लाई विद इन द इंडिविजुअल। मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके सामने एक कार है और एक बाइक खड़ी है, ठीक है, एक कार एक बाइक। अब कौन किसको परसीव करेगा, आप पहले कार को अटेंड करेंगे या पहले आपका ध्यान बाइक पे जाएगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका ध्यान पहले कार की तरफ जाएगा या बाइक की तरफ। तो सबसे पहली बात तो वो खुद चीज कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। कार अगर कोई बहुत ही बड़ी सी कार है, एक तरफ लिमोजीन खड़ी है और एक तरफ नॉर्मल आपकी वो पल्सर बाइक खड़ी है, नॉर्मल कोई भी बुलेट खड़ी है, तो आपका ध्यान लिमोजीन पे ज्यादा जाएगा क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है, राइट। एक तरफ फॉर्च्यूनर खड़ी है और दूसरी तरफ आपकी कोई नॉर्मल सी बाइक खड़ी है, ध्यान किस पे जाएगा, फॉर्च्यूनर पे जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बड़ी है, फॉर्च्यूनर साइज में ज्यादा बड़ी है, फॉर एग्जांपल। तो एक तो हो गया कि भाई वो चीज कैसी है ना। जो चीज इतनी बड़ी हो उस पर हमारा जल्दी ध्यान जाता है, जो इतनी ज्यादा इंटेंस हो उस पर ध्यान जाता है, जो चीज मोशन में है, जो हिलती हुई चीज है, उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाएगा, राइट। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर भी कभी कभार एक इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी भूख लगी है तो आपका ध्यान जल्दी जाएगा खाने वाली चीजों पे। कोई फेंट सी स्मेल भी आ रही होगी, फेंट मतलब बहुत ही मध्यम सी थोड़ी सी स्मेल है खाने की, आप उस स्मेल को भी अटेंड कर लोगे अगर आप उस समय भूखे हैं तो, राइट। तो आपका खुद का इंटरनल फैक्टर कैसा है, आप खुद किस चीज के लिए मोटिवेटेड हो उस समय, उससे इन्फ्लुएंस होता है कि आप किन चीजों को सिलेक्ट करोगे, प्लस वो चीजें खुद कैसी हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। और लास्टली आपके कॉग्निटिव फैक्टर, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनल में ही आते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर मतलब आपके दिमागी कुछ फैक्टर, जैसे भाई हर इंसान का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, मैंने बताया ना। मैं शायद बाइक को सिलेक्ट करूं, शायद आप
कार को सेलेक्ट कर ले क्योंकि आप कारों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, प्लस आपकी एटीट्यूड चीजों को लेकर कैसे है ना। तो कॉग्निटिवली हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, हम लोग अपनी दुनिया को अलग अलग किस्म से परसीव करते हैं। जो इंसान के दिमाग में जिस तरीके के विचार चल रहे होंगे, जिस तरीके की चीजें हैं, जिस तरीके के उसके इंटरेस्ट हैं, वो उसके हिसाब से भी चूज करता है अपनी एनवायरमेंट में चीजों को, इंटरनल फैक्टर के हिसाब से भी चूज करता है। मतलब और कॉग्निटिव के अलावा जैसे कि आपकी मोटिवेशन, उस समय की आपकी क्या नीड है, उसके हिसाब से आप चीजों को सिलेक्ट करते हो, प्लस वो खुद चीज कैसी है उसके हिसाब से भी आप चीजों को सेलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर हमारी सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द theories of selective attention. But before going to the theories part, I want कि हम पहले sustained attention के फैक्टर भी पढ़ लें, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, selective attention को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, कि मतलब एक इंसान किस चीज को सेलेक्ट करेगा वो किस पे डिपेंडेंट है, वो हमने समझ लिया। पर जिसको सेलेक्ट किया उस पे ध्यान कितनी देर तक बना के रख पाएगा, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, वो इन बातों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट अपने आप में आ जाता है सेंसरी मोडालिटी। क्या पढ़ा था सेंस मोडालिटी? सेंस मोडालिटी मतलब हर सेंस ऑर्गन अलग तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए बनाए, उसको परसीव मतलब उसको फील करने के लिए बनाए। तो सेंस मोडालिटी का मतलब यहां पर है कि कई कई सेंसेस की अपनी खुद की कैपेसिटी एज कंपेयर टू दूसरी सेंस ज्यादा होती है। क्या मतलब इसका? देखो, ये रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि आप किसी विजुअल इंफॉर्मेशन से ज्यादा देर तक अपना ध्यान एक ऑडिटरी इंफॉर्मेशन पे बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ वीडियो है कोई और एक तरफ ऑडियो है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्चेस ने साबित किया है ऑडियो इंफॉर्मेशन पर ज्यादा लंबे समय तक ध्यान बना के रखा जा सकता है। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई मतलब जो चीज जितनी क्लियर है उस पर उतनी देर तक ध्यान दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं इस वीडियो को कर दूं बिल्कुल ब्लर और मेरी आवाज भी क्लियर ना हो, ना वीडियो क्लियर है, क्या तुम पूरी वीडियो को देख पाओगे? ऐसे नहीं देख पाओगे, राइट। सो क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई मतलब जितने ज्यादा क्लियर उतनी देर तक ध्यान दे पाएंगे। फिर आता है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। इसका क्या मतलब है? टेम्पोरल अनसर्टेनिटी मतलब कि चाहे वीडियो हो या ऑडियो हो, जो चीज एक रेगुलर पेस पे नहीं जा रही है ना, एक फ्लो में नहीं है, उस पे भी ज्यादा देर तक ध्यान नहीं बनाया जा सकता। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक फ्लो में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाना लगूं तो क्या आप समझ पाएंगे मेरी बात को? ये क्या कर रहा था मैं, रुक रुक के बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसे आपको थ्रू आउट द वीडियो पढ़ाऊं, क्या सुन पाओगे? नहीं समझ आएगा ना। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी मतलब जो चीज रेगुलर इंटरवल पे नहीं आ रही है, जो इररेगुलर है, जो कभी आवाज ज्यादा कभी बहुत कम, कभी कोई चुप हो रहा है और फिर बहुत देर तक चुप है और फिर अचानक से बोलना चालू कर रहा है, ऐसी चीजों पे ध्यान ज्यादा लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। जितनी चीजें एक रेगुलर पैटर्न में आएंगी, इंटरवल पे आएंगी, उतनी ज्यादा देर तक उस पर ध्यान दिया जाएगा। एंड देन लास्टली इट कम्स टू स्पेशल अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब होता है अगर कोई चीज फिक्स्ड है, अपनी जगह में फिक्स है, तो उस पे सस्टेन अटेंशन ज्यादा देर तक मतलब आप बना के रख सकते हो रेदर देन एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे। पर ये फर्क नोटिस कर पाए आप लोग? सेलेक्टिव अटेंशन को जो फैक्टर इंक्रीज करता है वो सस्टेन को डिक्रीज करता है। क्या बोला मैंने? मूविंग चीज को सेलेक्ट किया जा सकता है अटेंशन के लिए, पर अटेंशन सस्टेन किस पे की जाती है? फिक्स्ड चीज पर, राइट। तो सेलेक्टिव वाले में ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट था कि जो चीज मोशन में होगी, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हमने पढ़ा था ना, जो चीज मोशन में होगी उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, बट ध्यान बना के रखने के लिए चीज का फिक्स होना, स्टेबल होना जरूरी होता है। तो यहां तक हमने अटेंशन के बेसिक टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक अटेंशन का बचा है, दैट इज द थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। सस्टेन अटेंशन की थ्योरीज नहीं दी गई है, सिर्फ सेलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी है, इस पे हम बात करते हैं। देखो, 3 थ्योरीज है, फिल्टर थ्योरी, फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी और मल्टी मोड थ्योरी। फिल्टर थ्योरी बहुत सिंपल सी बात करती है, ये आपकी अटेंशन का स्टोर हाउस है, ठीक है, और ये इसका गेट है। हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये फिल्टर थ्योरी क्या कह रही है, बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन पर आ जाती हैं, राइट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तुम्हें कितना कुछ दिखता है अपनी दुनिया में, कितनी सारी आवाजें हैं तुम्हारे आसपास, कितनी सारी सेंसेशन है आसपास, क्या तुम सब चीजों को एक साथ परसीव कर लेते हो? फिल्टर थ्योरी कहती है नहीं।
फिल्टर थ्योरी से हमारे सेंस ऑर्गन पर भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत सी चीजें ऐसे ऊपर आ रखी होती हैं, पर एक समय पर एक ही इंफॉर्मेशन हमारे अटेंशन स्पैन में जा पाती है, एक समय पर एक ही इंफॉर्मेशन अटेंशन स्पैन में जाती है। ये सिंपल सा मानना है फिल्टर थ्योरी का। फिल्टर क्या मतलब है? फिल्टर कि यहां गेट पर फिल्टर है, बाकी सारी चीजों को फिल्टर आउट कर देते हैं, सिर्फ वो चीज जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वही हमारी अटेंशन स्पैन में जाती है। ये ब्रॉडबैंड ने बताया था इन फिल्टर थ्योरी। तो ये मेन लाइन है कि ओनली वन स्टिमुलस passes through the higher level of processing. We become aware of only that stimulus which gets access through the selective filter. जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सी चीजें यहां पर है हमारे, मतलब सेंस ऑर्गन्स पर है, उनमें से अंदर कौन सी चीज जा पाती है, ध्यान में कौन सी चीज जा पाती है, वही ओनली वन, सिर्फ एक चीज जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है। ये थी हमारी फिल्टर थ्योरी। ट्रिस्मैन ने 1962 में क्या बोला कि भाई फिल्टर थ्योरी वाज करेक्ट, पर एक दिक्कत हो गई। फिल्टर थ्योरी ने बोला कि बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंस ऑर्गन पर होती हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। ये गलत है। अकॉर्डिंग टू ट्रिस्मैन, इट्स सिंपली लाइक दिस कि ये अगर आपका अटेंशन का स्टोर हाउस है और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसने बोला कि ये एक इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, ये बात ठीक है, पर बाकी दोनों कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती हैं, बाकी दोनों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑल्सो कभी कभार क्या होता है, अगर वो इंफॉर्मेशन नीडेड है तो इस वाली के साथ साथ, जैसे अभी तुम्हारे मन में ये वीडियो चल रही है, तुम्हारी अटेंशन में मेरी ये वीडियो है, पर अगर मम्मी आवाज लगाए तो सुन जाएगी ना, उसमें भी तो ध्यान साथ ही साथ चले जाएगा ना, तो वो मम्मी की आवाज भी कभी कभार स्लिप इन कर जाएगी, मम्मी की वॉइस भी यहां पर आ सकती है। जो फिल्टर होता है वो बाकी सारी चीजों को थोड़ा सा वीक करता है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता है। तो इसको रीड करते हैं, इट प्रपोजेस दैट द स्टिमुलाई नॉट गेटिंग एक्सेस आर नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द फिल्टर्स, बल्कि फिल्टर क्या करते हैं, फिल्टर ओनली अटेन्युएट्स, मतलब वीकन देयर स्ट्रेंथ। इसीलिए आगे क्या होता है, अब इसको पढ़ो, आगे ये कह रहे हैं does some stimuli still manage to escape through the selective filter। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कई स्टिमुलाई मैनेज कर लेती हैं उस फिल्टर को एस्केप करने का, और हमारे हाइयर लेवल प्रोसेसिंग, मतलब हमारी अटेंशन के स्पैन में घुस जाती हैं, उसके अंदर स्लिप हो जाती हैं, स्लिपिंग इनटू द सेलेक्टिव फिल्टर, राइट। तो जो मैंने बोला वही यहां पर लिखा, आप इस तरीके से इसको लिखेंगे कि सम स्टिमुलाई स्टिल manage to escape through the selective filter and what happen is they sometimes slip in through the selective filter। मतलब एक समय पर एक इंफॉर्मेशन नहीं, एक के साथ साथ +1 +2 और भी स्टिमुलाई हमारी सेलेक्टिव फिल्टर को पास करके अंदर आ सकती हैं। ये कौन बोल रहा है? ट्रिस्मैन बोल रहा है। कब? 1962 में इसने अपनी थ्योरी दी बाय द नेम ऑफ फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। अब लास्ट थ्योरी सेलेक्टिव अटेंशन की है, मल्टी मोड थ्योरी, जो हमें इन दोनों लोगों ने दी 1978 में। इसको समझने के लिए इसे रीड करो। क्या है? ऑब्वियसली ए, राइट। कैसे देखते हैं हम किसी चीज को, कैसे हम किसी चीज को अटेंड करते हैं, ये बताती है हमें मल्टी मोड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दी मल्टी मोड थ्योरी 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस के थ्रू हम किसी भी चीज को अटेंड करते हैं। सबसे पहले हम अटेंड करते हैं किसे? एक चीज के सेंसरी रिप्रेजेंटेशन को, मतलब कि हम उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को पहले नोटिस करते हैं, पहले अटेंड करते हैं। आपने देखा ये एक डंडी ऐसे है, एक ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, पहले आपने ये देखा, फिर क्या हुआ? अभी हमारे दिमाग बहुत जल्दी जल्दी करता है, पर हम उसको डीप में, डिटेल में समझ रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम चीजों के स्ट्रक्चर को देखते हैं, विजुअल इमेज उसकी हम फॉर्म करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये 3 डंडियां, ये क्या होता है, ओ ये ए है, अच्छा इंग्लिश का वर्ड है, ये ए है। फिर फाइनली तीसरी स्टेज में हम क्या करते हैं, सेंसरी और सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन को मिक्स करके अपनी कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। क्या बोला? ध्यान से सुनो। ये पहले हमने देखा कि देखो ऐसे, पहले हम देखते हैं, अच्छा ये एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर परसीव कर लिया, स्टेज 1 हो गई, ठीक है। स्टेज 2, ये क्या होता है? सिमेंटिक मतलब मीनिंग, सिमेंटिक वर्ड का मतलब होता है मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? ओ अच्छा, ए, ऐसे ए होता है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज का ए बोला जाता है। फिर फाइनली क्या हुआ? तीसरी, मतलब सेंसेशन के साथ मीनिंग
को मिक्स किया और वो हमारी कॉन्शियसनेस में एंटर हो गई, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू सी अ कार, तुमने कार देखी। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है बट मैंने पहली वार्निंग दे दी है, कोई बेइज्जती नहीं करेगा। लेट से हमने ये कार बनाई है, ओके, मान लो ये कार है। अब ये कार है, ठीक है, ये उसका स्टेयरिंग है और ये बंदा कार चला रहा है। वैसे मैं ना ही बनाऊं, कोई बात नहीं। द पॉइंट इज कि ये जो कार है, तुमने देखा कि अच्छा दो टायर है, कार के चार टायर होते हैं, पीछे थे ना बाकी के। तुमने देखा कि चार टायर है इसके, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ड्राइविंग व्हील बनाया है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। आई नो सिमेंटिक करना यहां मुश्किल है, मैंने ड्राइंग की गंदी बनाई है, पर असली वाली कार इमेजिन कर लो। हम पहले एक चीज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर उसके मीनिंग को समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग, अच्छा इसको कार कहा जाता है, फिर दोनों को मिक्स करके हम अपनी कॉन्शियसनेस में भेज देते हैं। ऐसे हम किसी भी चीज को अटेंड करते हैं। ये कौन हमें बता रहा है? जॉनस्टन ने हमें बेसिकली क्या बताया, इन दोनों लोगों ने एक्चुअली मिलकर क्या बताया कि हम एक चीज को पहले उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको सेंसरीली अपने दिमाग में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम उसको मीनिंग देते हैं उस स्ट्रक्चर को, और फिर उस स्ट्रक्चर और मीनिंग, उस सेंसरी रिप्रेजेंटेशन और सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन को मिक्स करके अपनी कॉन्शियसनेस में भेज देते हैं। वो बन जाती है हमारी तीसरी स्टेज। ऐसे इन्होंने बोला कि 3 स्टेजेस के थ्रू एक इंसान किसी भी चीज को अटेंड करता है, एंड दैट इज ऑल फॉर फुल अटेंशन का टॉपिक। अब परसेप्शन क्या होता है? जो नाम लिखा है परसेप्चुअल प्रोसेसेस, बहुत ही इजी और बहुत ही प्रैक्टिकल सा ये वाला पोर्शन हमारा रहने वाला है, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। देखो, परसेप्शन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, जो भी हमारे एनवायरनमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन हमें कौन लाके देगा? एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन हम तक कौन लाता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स, इजंट इट? हम देख पाते हैं अपनी आंखों की वजह से, सुन पाते हैं अपने कानों की वजह से। तो जो भी मतलब ऐसे और भी सेंस ऑर्गन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बाहरी वर्ल्ड की हमारे सेंस ऑर्गन्स ने हमें लाकर दी है, उस इंफॉर्मेशन को जो हम मीनिंग देते हैं, जो हम मीनिंग देते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस पूरी प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है। अगर मैं ऐसे इसको बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने 6 बनाया है। अब एक इंसान है जो इसको इधर से देख रहा है, एक इंसान है जो इसको इधर से देख रहा है। मिस्टर ए इसे इस पर्सपेक्टिव से देख रहा है और मिस्टर बी इसे इधर वाले पर्सपेक्टिव से देख रहा है। ए के लिए ये 6 ही है, पर बी के लिए ये क्या हो जाएगा? बी को ये 9 जैसा लग रहा है, बी कहेगा ये 9 है, ये कहेगा ये 6 है। तो क्या सच्चाई है? असल में दोनों सही हैं। और यही होता है जब हमारी लड़ाइयां होती हैं हमारे क्लोज लोगों से। वो कहते हैं नहीं ऐसा हुआ था, तूने मुझे हर्ट किया। मैं कहता हूं नहीं भाई, तूने मुझे हर्ट किया। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पर? दिस इज ऑल द गेम ऑफ परसेप्शन। असल में सब सच्चे हैं, सब अपने अपने हिसाब से, सबका अपना अपना सत्य, इजंट इट? इसका सत्य है कि ये 9 है, बी का सत्य, और ए का सत्य है कि ये 6 है। दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाएं तो क्या लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो जाएंगे हमारे समाज के, है ना? दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। दिस इंफॉर्मेशन इज सेम बट वी जस्ट परसीव इट फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव, दैट इज ऑल। और जो इंफॉर्मेशन को हम मीनिंग देते हैं, उसी पूरी प्रोसेस को परसेप्शन का नाम दिया जाता है। आपको परसेप्शन की डेफिनेशन समझ आ चुकी है, एक बार रीड कर लेना। टेक्निकल टर्म्स क्या क्या है? जो सेंस ऑर्गन्स हमें इंफॉर्मेशन लाकर देते हैं, और उन इंफॉर्मेशन को मतलब जो भी हम मीनिंग अटैच करते हैं, उस प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है। नाउ द थिंग इज, देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले ब्रॉड चीज को परसीव करते हैं और फिर उसकी स्पेसिफिक डिटेलिंग्स पर जाते हैं, और कई लोग होते हैं जो स्पेसिफिक डिटेलिंग्स को परसीव करते हैं और उसके बाद ब्रॉड परसेप्शन को फॉर्म करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग या बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ये याद करने का, समझने का एक बेसिक सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एक हिंट समझ लो। देखो, टॉप डाउन मतलब अपने दिमाग में एक इमेज बना लो। तुम ना किसी बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग पे खड़े हो और तुम ऊपर से खड़े ये नीचे किसी इंसान को देख रहे हो, तो तुम्हें वो इंसान, पहले तो पूरा इंसान एक साथ दिखेगा ना। अगर तुम ऊपर से किसी को देख रहे हो, नीचे खड़े इंसान को, तो तुम्हें वो पूरा इंसान एक साथ पहले दिख जाएगा, है ना, कि अरे अच्छा ये इंसान खड़ा है। फिर आप उसकी नोटिस कर सकते हो फिजिकल, मतलब छोटी छोटी चीजें, कि अच्छा इसने ये जूते पहने हैं, अच्छा इसके हाथों में ये वाली घड़ी है। ये क्या हुआ, क्या हो रहा है यहां पर, समझ रहे हो? हम पहले क्या कर रहे हैं, इधर देखो। व्हेन वी से द रिकॉग्निशन बिगिंस फ्रॉम द होल
which leads to the identification of various components is called top down processing. जब हम होल से, कंप्लीट से टुकड़ों पर आ रहे हैं, इसे कहा जाता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग. पहले चीज को एज अ होल परसीव कर लिया, फिर उसके कंपोनेंट्स को परसीव करना, दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. और बॉटम अप क्या होती है? इससे उल्टी. बॉटम अप इज लाइक, मान लो अब तुम एक इंसान को कुछ इस तरीके से परसीव कर रहे हो. पहले तुम उसके टुकड़ों को नोटिस कर रहे हो, पहले उसके कंपोनेंट्स को नोटिस कर रहे हो. अच्छा, इसने ये जूते पहने हैं, अच्छा ये घड़ी है, अच्छा ये वाली कैप पहनी है, अच्छा ये ब्रांड के कपड़े पहने हैं, मतलब ये इंसान अमीर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना. या एक अच्छी सोसाइटी में रहने वाला एक इंसान ये लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मतलब बोलेंगे कि ये बॉटम अप प्रोसेसिंग है. धीरे धीरे हम प्रोसेस कर रहे हैं, पहले कंपोनेंट्स को और बाद में होल को. तो इसको अब पढ़ते हैं. ये क्या लिखा है? द आइडिया दैट रिकॉग्निशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द पार्ट्स which serves as the basis for the recognition of whole is known as bottom up processing. क्या समझ आया? होल से पार्ट्स पे जा रहे हैं तो टॉप डाउन. टॉप डाउन, पहले पूरा इंसान दिख गया, फिर उसके पार्ट्स कंपोनेंट हम नोटिस करते हैं. और बॉटम अप इज लाइक, मतलब पहले कंपोनेंट और फिर होल, तो पहले पार्ट और फिर होल. दैट इज दी टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग. इतना ही था यहां पर, और कुछ नहीं. आई बिलीव आपको समझ आया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर टॉपिक आ रहा है कि कौन कौन सी चीजें इंफ्लुएंस करती हैं हमारी परसेप्शन को. जो हमने बोला ना कि हर इंसान अपने अपने तरीके से परसीव करता है, उसका असल में मतलब क्या है? हर इंसान अपने तरीके से परसीव करता है का मतलब है कि यहां पर परसीवर का रोल आ जाता है. उसकी मोटिवेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन, तुम्हारा सोचने समझने का तरीका, ये क्या होता है अभी बताऊंगा आपको. दिस इज सिमिलर टू कॉग्निटिव स्टाइल. टॉपिक इज वेरी सिमिलर टू जो हमने अभी अभी पढ़ा, बॉटम अप और टॉप डाउन. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी. एंड देन कल्चरल बैकग्राउंड. तुम किस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारा कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, प्लस तुम्हारी मोटिवेशन उस समय, मतलब मोटिवेशन का मतलब समझ लो नीड्स, कि उस समय की तुम्हारे मोटिव्स, उस समय की तुम्हारी जरूरतें क्या है, उसके हिसाब से तुम परसीव किया करते हो चीजों को. सो नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन ईच पॉइंट्स थोड़ा सा डिटेल में. मोटिवेशन. मोटिवेशन मतलब the needs and desires of the perceiver strongly influence the perception. कैसे भाई? इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जब कभी हम भूखे होते हैं तो थोड़ी सी भी, मध्यम सी भी अगर कोई स्मेल आए हमारे आसपास, मतलब फ्रेगनेंस, आई मीन जो खाने की खुशबू होती है, अगर आपको वो मतलब थोड़ी सी भी खुशबू आपके आसपास हो, तो आप उसे बड़ी जल्दी ग्रास्प करेंगे, है ना. और अगर कभी पेट भरा भरा हो तो हमारा इतना ध्यान उस पर नहीं जाता है. तो मोटिवेशन का क्या मतलब हुआ? मोटिवेशन का मतलब है हम जब जिस चीज के लिए मोटिवेटेड हैं, उसके हिसाब से हम चीजों को परसीव किया करते हैं. ये तो इवन आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, उस समय आप कोई बेसिक सी सब्जी भी खा रहे हैं, मम्मी ने नॉर्मल दाल चावल बनाए हैं, है ना, और नॉर्मली आपको दाल चावल इतने अच्छे नहीं लगते, पर आपको आज भूख बहुत ज्यादा लगी है, तो आज आपको वो दाल चावल भी ज्यादा स्वाद लगेंगे. समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आपकी नीड उस तरीके की है, आपका डिजायर उस समय उस तरीके का है, राइट. और अगर कभी पेट भरा हो और मम्मी बना दे मटर पनीर की या कढ़ाई पनीर की सब्जी, तो वो भी कभी कभार हमें उतनी स्वाद नहीं लगती है, अगर हमारा पेट ही भरा हो तो ये भी क्या है? इंफॉर्मेशन. टेस्ट, हमारे टंग ने इंफॉर्मेशन दी ना स्वाद की, उस इंफॉर्मेशन को जो हम मीनिंग देते हैं अपने दिमाग में, उसी को परसेप्शन कहते हैं. और वो परसेप्शन हमारी मोटिवेशन से इंफ्लुएंस हुई या नहीं हुई? मेरा पेट भरा है, मेरी नीड ही नहीं है, तो मुझे सेम खाना आज ज्यादा स्वाद नहीं लगेगा. लाइक दिस इज हाउ यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन एज द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग आवर परसेप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेशन. इसका क्या मतलब होता है भाई? इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि हम अब जैसे हमारे घर का पर्सनल एक एग्जाम्पल देता हूं. रोज सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच नारियल देने, नारियल पानी वाला, मतलब एक भैया पापा ने बोल रखे हैं उनको, वो हमें आके पकड़ा के दे जाते हैं नारियल पानी. तो 3-4 नारियल डेली के वो हमारे घर पे डिलीवर करते हैं वो भैया, और 6 से 7 बजे वो बेल बजाते हैं. अब क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को. अब जब भी कभी 6 से 7 बजे के बीच बेल बजेगी, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि बाहर कौन होगा? नारियल वाले भैया आए होंगे. क्यों आता है ये दिमाग में? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं. मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इतने बजे बेल बजेगी तो बाहर कौन होगा? अच्छा वही होगा यार.
दैट इज सिंपली कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती हैं। द एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट वी माइट परसीव इन गिवन सिचुएशन आल्सो इन्फ्लुएंस आवर ट्रू परसेप्शन, राइट? ओके, नाउ देन कॉग्निटिव स्टाइल, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये सिमिलर है हमारे टॉपिक टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग से। देखो, फील्ड डिपेंडेंट को आप मान सकते हैं टॉप डाउन वाली अप्रोच, और फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब बॉटम अप वाली अप्रोच। क्यों बोल रहा हूं, अभी समझाता हूं। फील्ड डिपेंडेंट पीपल परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन इट्स टोटलिटी, दैट इज ग्लोबल और होलिस्टिक मैनर, राइट? एज अ होल चीजों को ये परसीव करने में बिलीव रखते हैं। ऑन द अदर हैंड, फील्ड इंडिपेंडेंट पीपल परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ये हमारी टेक्निकल टर्म्स है जो मैं मार्क कर रहा हूं, राइट? टोटलिटी में होलिस्टिकली कौन परसीव करता है अपनी दुनिया को? वो लोग जो फील्ड डिपेंडेंट होते हैं। जो फील्ड मतलब बैकग्राउंड, और इमेज मतलब जो हमारा मेन कंटेंट है, राइट? जैसे अभी आगे टॉपिक आएगा तो अभी से इसको समझ लो। ये जो टेक्स्ट लिखा है ये क्या है? ये हमारे लिए हमारी मेन इमेज, राइट? मतलब मेन फैक्टर जो भी है। और जो बैकग्राउंड है, ये जो ब्लू कलर का ओवरऑल बैकग्राउंड है, ये क्या है? दिस इज आवर फील्ड। सो फील्ड को जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं मेन एरिया से, मेन चीज से, उसको कहा जाता है फील्ड डिपेंडेंट। मतलब आप चीजों को एज अ होल परसीव कर रहे हो, टुकड़ों में परसीव नहीं कर पा रहे हो आप चीजों को ना। डिटेलिंग पे ज्यादा आपका फोकस नहीं है, बट इन लोगों का फोकस ज्यादा डिटेलिंग पे है। ये लोग चीजों को टुकड़ों में डिवाइड करके, तोड़ के उनके बारे में अपनी परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज सिमिलर टू टॉप डाउन एंड दिस इज सिमिलर टू बॉटम अप प्रोसेसिंग, इजंट इट? मतलब ऐसा कुछ लिखना मत आप लोग, जस्ट आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। लिखने के लिए तो ऑब्वियसली हम ऐसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आ चुके हैं लास्ट फैक्टर पर जो हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड और हमारे एक्सपीरियंसेस। देखो, समझो कितना गहरा टॉपिक है, आप इसको हर जगह अपनी जिंदगी में रिलेट कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे एक बेसिक बिहेवियर। अच्छा, नॉन वेज और वेजिटेरियन फूड, क्या एक चीज अच्छी होती है दूसरी बुरी होती है? हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यहां पर मैं किसी तरीके की बहस में नहीं जा रहा हूं। आई नो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट दैट इज आवर होल टॉपिक, राइट? अभी हमने समझा परसेप्शन। कोई कहता है जो नॉनवेज फूड खाता है वो कहता है नॉनवेज अच्छा है, जो नॉनवेज नहीं खाते वो कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए जी, ये बड़ा बुरा होता है, नहीं खाना चाहिए। मैं खुद नहीं खाता हूं नॉनवेज फूड, राइट? पर जो लोग खाते हैं, क्या मैं उनको बोलूंगा कि तुम लोग बुरे लोग हो, तुम लोग खराब हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी गलती है? I can have my own perspective about something, right? You can have a different perspective. Why I'm saying this? Because शायद अगर मैं तुम्हारे कल्चर में पैदा हुआ होता, तुम्हारे एनवायरमेंट में रहा होता, तो शायद आज मैं भी नॉनवेज खा रहा होता। अब दूसरा एग्जांपल थोड़ा टेक्निकल लेते हैं। देखो, हडसन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने कुछ स्टडीज करी अफ्रीकन लोगों पर, और उसने देखा कि जो अफ्रीकन लोग थे, जो मतलब मेनली ट्राइबल सोसाइटीज वगैरह में रहते थे, वो वाले अफ्रीकन लोग, उनको दिक्कतें हुई क्या करने में? पिक्चर्स के अंदर लोगों को नोटिस करने में। लेकिन परसेप्शन ऑफ पिक्चर्स, ये टॉपिक अभी लास्ट टॉपिक की तरह दोबारा आएगा हमारे चैप्टर में, वहां भी आपको डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। बट द होल आइडिया हियर इज कि उस स्टडी में उसने क्या नोटिस किया? ये जो अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटी वाले लोग थे, इन्होंने कभी पिक्चर्स देखी ही नहीं। तो ये देख के हैरान हो गए कि पिक्चर में इंसान कैसे कैद कर लिया, ये क्या हो रहा है, ये फोटो कैसे होती है? वो समझ ही नहीं पाए पिक्चर को। तो क्या समझ आया तुम्हें इससे? कि हमारा परसेप्शन हमारे एक्सपीरियंसेस से बनता है। मुझे इससे एक बात याद आई, मेरी नानी को हम लोगों ने एक बार, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तब, तो उस समय ना वो फोन नहीं आते थे, मतलब अभी भी आते, कंपनी वालों के फोन आते हैं। तो हमने अपनी नानी को, मैं और मेरा भाई थे, उनको फोन दे दिया कि नानी देखना ये कोई लड़की बोल रही है और ऐसे हमसे बात करने की कोशिश करे, हमने नहीं बात करनी इससे, आप मना कर दो, आप बोल दो कि हम इधर दोबारा फोन ना करें। और वो तो कंप्यूटर है, वो आगे से बोल रहा है कि मतलब एयरटेल से बात कर रहे हैं ना, ये वाला आपको ये रिचार्ज कर आपका खत्म हो गया चाहिए। तो अब वो नानी उसको परसीव नहीं कर पा रही, वो अपने अलग ही गुस्से में, तू क्या बोली जा रही है, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ मेरे सामने। द पॉइंट वाज कि उनके एक्सपीरियंस में वो चीज थी ही नहीं। सो इन शॉर्ट, आपके कल्चरल बैकग्राउंड, आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस आपके परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक आता है द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? अब गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का क्या पर्सपेक्टिव था भाई? गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हम चीजों को एज अ होल परसीव किया करते हैं। कभी भी जो इंसान है ना, वो चीजों को अधूरी परसीव नहीं करता। जो हमने अभी वहां पर बॉटम अप भी पढ़ा, वो बॉटम अप प्रोसेसिंग का भी जो एंड रिजल्ट है वो होल पे ही आता है। समझ रहे हो? बॉटम अप वाले भी क्या करते हैं?
कंपोनेंट्स को परसीव करने के बाद एज अ होल उसको परसीव करते ही करते हैं। तो इंसान अधूरी चीजों को नहीं छोड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? तुम्हें क्या लगता है ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? व्हाट इज दिस? ट्राइंगल, राइट? अगर तुम्हारे मन में ट्राइंगल आया, दैट इज द प्रूफ फॉर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की बातें कि हम चीजों को अधूरा, असल में ट्राइंगल है क्या? नहीं ना, ट्राइंगल में ये गैप नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, कैसे कह देंगे ट्राइंगल है? पर हमने इसको परसीव एज अ ट्राइंगल किया। दोस्त ने मैसेज किया HBD, तुम्हारा बर्थडे है आज, और दोस्त कह रहा है अरे भाई HBD, क्या समझ आया? हैप्पी बर्थडे। तुमने कुछ अच्छा काम किया, दोस्त ने मैसेज किया GR8, क्या समझ आया? ग्रेट। क्या ये ग्रेट लिखा है? नहीं, परसीव पूरा करते हैं, राइट? सो द पॉइंट हियर इज कि हम चीजों को एज अ होल परसीव करते हैं, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। तो उसी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने हमें क्या बताया है कि चीजों को परसीव करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हम अपने वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं, उस परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने हमें दिए। तो क्या टॉपिक है? द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एक इंसान कैसे ऑर्गेनाइज करता है अपनी इंफॉर्मेशन को जो उसको मिलती है, उसके कुछ प्रिंसिपल है। देखो, पहला 7 प्रिंसिपल है, सिंपल है, बहुत इजी है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, क्या बोलता है प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है जो चीजें साथ में होती है ना, उनको एज अ ग्रुप परसीव किया जाता है। जैसे अभी आप इसको कैसे देख पा रहे हैं कि एक लाइन ये है, ये दो वाली पूरी, दूसरी ये और तीसरी ये, है ना? हम ऐसे ग्रुप में इसको परसीव कर रहे हैं कि ये एक, ये दो, ये तीसरा कैटेगरी, राइट? सो ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन स्पेस और टाइम आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर। ये बिलोंगिंग टुगेदर परसीव किए जा रहे हैं। क्या फर्क है? हमने बीच में गैप दे दिया तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये 3 टुकड़ों में मतलब चीजें, है ना, पूरा एक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि ये अलग और ये 3 कैटेगरी है। तो जो चीजें साथ में है उनको एक साथ परसीव किया जाएगा। प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल, इस शब्द का मतलब ये होता है। प्रॉक्सिमिटी मतलब फिजिकल क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या पीपल, कुछ भी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब एक जैसी चीजें। जैसे यहां पर हमें क्या परसीव हो रहा है कि अच्छा भाई इसमें सर्कल्स हैं और इसमें कुछ स्क्वायर्स हैं, राइट? तो जो चीजें सिमिलर है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, उनको एज अ ग्रुप परसीव किया जाता है, एक साथ परसीव किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अब ये लाइन हम कैसे देख रहे हैं? ऐसे, राइट? बट होने को क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, है ना? पर हम कैसे परसीव करेंगे? ABDC, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लागू हो गया। जो चीज कंटिन्यूटी में है उसको एक साथ परसीव किया जाता है। ये पूरी, ये AP और PB कंटिन्यूटी में है तो हम इसको एक साथ परसीव करते हैं। DP और PC कंटिन्यूटी में है तो हम इसको एक साथ परसीव करते हैं। दैट इज सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देन द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, स्मॉलनेस का प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? मैंने आपको बताया था ना, फिगर ग्राउंड, ऐसे एक ऑब्जेक्ट आएगा, फील्ड मतलब बैकग्राउंड, और वही यहां पर हम फिगर और ग्राउंड की बात करते हैं। जो मैंने आपको फील्ड बताया था, आई मीन बैकग्राउंड, राइट? तो बैकग्राउंड और फिगर में एक डिफरेंस होता है, वो हम कैसे कर पाते हैं समझो। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस लागू होता है, पहला प्रिंसिपल, मतलब इस सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। जो चीजें स्मॉल है क्वांटिटी में, साइज में, किसी भी तरीके से कम चीज जो है उसको हम एज अ फिगर परसीव करते हैं। समझो क्यों? अच्छा इसको भूल जाओ अभी, ये पूरी तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में मेन फिगर क्या है? ये टेक्स्ट। और बैकग्राउंड क्या है? ये ब्लू ब्लू जो पीछे का सारा आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा बड़ा होता है, ग्राउंड हमेशा बड़ा होता है, फिगर हमेशा छोटी होती है। तो जो चीज स्मॉल है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, स्मॉलर एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स एंड लार्जर एरियाज एज बैकग्राउंड, एज सिंपल एज दैट। अच्छा सिमेट्री, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स। अब जहां भी एसिमेट्री है हम उसको फिगर की तरह परसीव नहीं करेंगे, पर सिमेट्रिकल चीजों को हम एज अ फिगर परसीव करते हैं। जो भी स्ट्रक्चरलेस चीजें हैं उसको हम फिगर नहीं मानते हैं, जो चीज स्ट्रक्चर में है उसको हम फिगर की तरह कंसीडर करते हैं, जो चीज सिमेट्री में है। फिर सराउंडेडनेस, सराउंडेडनेस का क्या मतलब है? व्हाइट इंक को ब्लैक इंक आपस में सराउंड कर रही है। आपके इजीली समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और सराउंड करता हूं और घेरता हूं। अब देखो तुम इजीली इसको देख पाओगे। बताओ क्या लिखा है यहां पर? पढ़ा जा रहा है ना? LIFT, लिफ्ट, इजंट इट? LIFT, कैसे, क्यों, ये क्यों मेन फिगर हुई? ये हमने ब्लैक वालों को मेन फिगर क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि ये ब्लैक वाली जो ये चीजें हैं ये सराउंड कर रही हैं किसको? व्हाइट इंक को। व्हाइट इंक के आसपास हमने ब्लैक इंक डाल दी, तो जो एरिया सराउंडेड होता है उसको एज अ फिगर कंसीडर किया जाता है, और जो सराउंड कर रहा होता है उसको एज अ बैकग्राउंड या ग्राउंड कंसीडर किया जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा क्लोजर का प्रिंसिपल। ये तो मैं ऑलरेडी आपको भी एग्जांपल में दिखा चुका था कि हमारा माइंड क्या करता है, गैप्स को फिल कर देता है। तुम्हें लग रहा है ये ट्राइंगल है, पर टेक्निकली तो ट्राइंगल नहीं है,
तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली इन गैप्स को फिल कर रहा है, बिकॉज वी perceive the world as a whole, right? So we tend to fill the gaps in the simulations and perceive the objects as a whole rather than their separate part. तुम इसको ये 3 टुकड़ों में एंगल्स परसीव नहीं करोगे, तुम इसको यूजुअली लोग कैसे परसीव करेंगे? एज अ होल, कि हाँ ठीक है ये एक ट्राइंगल है, राइट? बीच की लाइनें मिसिंग है पर ये ट्राइंगल है, माइंड अपने आप उन गैप्स को फिल कर देगा. दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, इन पे टॉपिक आता है, इन पे क्वेश्चन बनता है. प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन के लिए इतना ही था. बाकी इधर फिगर के बारे में आपको कुछ चीजें बताएगी, जैसे आपको बता रहा हूँ ग्राउंड क्या होता है, फिगर क्या होती है. तो ये एक बार आप हमारे डिटेल नोट्स के थ्रू रीड कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा. और अगर आपके पास अभी तक डिटेल नोट्स नहीं है तो क्यों नहीं है, परचेज देम, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पर आपको लिंक मिल जाएगा. ये डिटेल नोट्स हमारे एनसीईआरटी को सब्स्टिट्यूट करने की पावर रखते हैं, और ये मिनी एनसीईआरटी ही है. अगर आपके टीचर आपको कहते हैं एनसीईआरटी की लाइनिंग, वही है ये, डोंट वरी. दिस इज जस्ट जितना नीडेड है उतना आपके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर वे में मैंने लिख कर रखा है. सो फिगर क्या होती है? फिगर की डेफिनेट फॉर्म होती है, फिगर ऑर्गेनाइज होती है ना? फिगर क्लियर आउटलाइन वाली चीज होती है, फिगर बैकग्राउंड से अलग से स्टैंड आउट करती है, और फिगर ज्यादा क्लियर, लिमिटेड और रिलेटिवली क्लोजर होती है तुमसे. जैसे कि ये बैकग्राउंड पीछे है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है ना, ये ब्लू के ऊपर टेक्स्ट लिखा है, तो आपके ज्यादा करीब हो गई. तो इस तरीके से फिगर की कुछ मतलब बातें और एक आधी और बेसिक चीजें यहाँ पर है. एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? नाउ लास्ट एक जो हमारा टॉपिक आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस. ये क्या होता है? हम अपनी डेप्थ को, स्पेस को कैसे परसीव करते हैं, कि इंसान कैसे परसीव करता है? तो 2 तरीके के क्यूज के थ्रू हम उसे परसीव करते हैं. एक वर्ड समझ लो, क्यूज. क्यूज मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमें जानकारी देती है डेप्थ की, राइट? इन परसीविंग डेप्थ वी डिपेंड ऑन 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अपने एनवायरमेंट में डेप्थ, गहराई परसीव करने के लिए हम 2 तरीके के इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट होते हैं. वो होती है क्यूज. और कैसी 2 तरीके की? बाइनोक्यूलर और माइनोक्यूलर क्यूज. बाइनोक्यूलर क्यूज उन क्यूज को कहा जाता है जो दोनों आंखों के थ्रू नोटिस किए जाते हैं. मोनोक्यूलर क्यूज वो क्यूज होते हैं जो सिर्फ एक ही आंख से हम, मतलब एक आंख से भी उनको हम फील कर सकते हैं. और बाइनोक्यूलर क्यूज को फील करने के लिए दोनों आंखों का यूज करना जरूरी है. मोनोक्यूलर क्यूज को साइकोलॉजिकल क्यूज भी कहा जाता है, और बाइनोक्यूलर क्यूज को फिजियोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल क्यूज कहा जाता है. अब क्या है क्यूज, उनको देखते हैं. बहुत ईजी है, और आपने कभी ना कभी इसको नोटिस पक्का हर क्यू को किया ही होगा. जैसे पहला मोनोक्यूलर क्यू आता है रिलेटिव साइज. रिलेटिव साइज का क्या मतलब है? रिलेटिव साइज का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर होते हैं हम उनको छोटा परसीव करते हैं, और पास वालों को बड़ा परसीव करते हैं. कि जो दूर की चीज है वो थोड़ी छोटी हमें लगती है, जो पास की चीज है वो हमें लगता है थोड़ी ज्यादा बड़ी है. जैसा इस इमेज में आपको आप देख सकते हैं, पास वाले पेड़ बड़े लग रहे हैं, दूर वाले पेड़ छोटे लग रहे हैं. इंटरपोजिशनिंग और ओवरलैपिंग. जो चीज जिसको ओवरलैप कर रही है वो हमें ज्यादा हमसे करीब लगती है, और जो ओवरलैप्ड है वो दूर लगती है. अगेन इस इमेज में देखो, जो पेड़ दूसरे वाले के सामने आ रहे हैं, अच्छा पेड़ छोड़ो, इधर फोकस करो जरा, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये कोना अगर आपको दिख पा रहा है तो, ये वाली जो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इज मच मोर क्लोजर देन दिस वन, ये जो इसके पीछे है. क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये इसको ओवरलैप कर रही है, तो हम ऐसा परसीव भी करते हैं, राइट? अच्छा ये ट्रॉफी इसके ऊपर आ रही है, ये जो बैकग्राउंड है, ये मेरे स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर आ रही है, तो आपको लग रहा होगा ट्रॉफी आपसे ज्यादा करीब और ये थोड़ा सा पीछे है. अगर आप उधर को ध्यान दोगे तो ये क्या है? ओवरलैपिंग का मोनोक्यूलर क्यू. तो जो ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैप्ड है, हमें पीछे लग रहा है. जो ओवरलैप कर रहा है वो हमें थोड़ा आगे लग रहा है. लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है? लीनियर पर्सपेक्टिव मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोजर टुगेदर. मतलब इसको समझो, ये इमेज देखो, यहां पर लीनियर पर्सपेक्टिव क्या है? ये इमेज तो सीधी है ना यार, सड़क अंदर को अंदर जाके पतली थोड़ी हो रही है, पर हमें लग रहा है कि जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वो सड़क पतली होती जा रही है. ये लीनियर पर्सपेक्टिव हमें कभी देखना, अगर कभी आपको मौका मिले रेलवे स्टेशन पर, कभी अगर आप कभी हो तो स्टेशन पर ही खड़े होकर, ऑब्वियसली नीचे नहीं उतरना है भाई, वो हरकतें मत किया करो. मैंने देखा इंडियंस लोग ब्रिज से पार नहीं करते हैं, वो चल के पार कर लग जाते हैं, ये नहीं करना होता है. खैर द पॉइंट इज, जो रेलवे ट्रैक है कभी इसको दूर तक देखना, प्लेटफॉर्म पर ही खड़े होकर, तो आपको क्या दिखेगा? वो लाइंस ऐसी लगेंगी कि आपस में आगे जाते जाते क्लोज होती जा रही है. चालू ऐसे हुई और दूर जाते जाते पास आती जा रही है. इसको लीनियर पर्सपेक्टिव कहा जाता है. एरियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? एरियल पर्सपेक्टिव मतलब जो दूर के पहाड़ कभी कभार आपको दिखते हैं ना, दूर की चीजें ब्लरी दिखती हैं, ब्लरी ब्लूइश दिखती हैं, उसको एरियल पर्सपेक्टिव कहा जाता है. ये जो लोग ड्राइंग करते हैं ना, ड्राइंग आर्ट वगैरह, वो लोग एरियल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. जब भी कोई पहाड़ की सीनरी बनानी होती है, थोड़ा सा ब्लूइश कर देते हैं, ब्लरी कर देते हैं दूर के पहाड़ों को, दैट इज एरियल पर्सपेक्टिव. लाइट एंड शेड. लाइट एंड शेड क्या है भाई? हाइलाइट्स एंड शैडोज प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस. जिस पर शेडो पड़ रही होती है वो हमें लगता है कि दूर है,
और जिस पर शेडो नहीं पड़ रही है हमें लगता है कि वो पास है। तो शेडो वाली चीज हम थोड़ा सा मतलब उसको पीछे परसीव करते हैं जिस पर शेडो पड़ रही होती है। रिलेटिव हाइट, ये सिमिलर है हमारे रिलेटिव साइज वाले टॉपिक से। रिलेटिव हाइट का क्या मतलब है कि जिस चीज की हाइट हमें छोटी दिखती है हमें लगता है कि वो हमसे दूर है, और जिस चीज की हाइट बड़ी दिखती है हमें लगता है वो हमसे पास है। ध्यान से समझना इसको, यहां पर रिलेटिव साइज था, मतलब कि पास की चीजें बड़ी लगती हैं, दूर की चीजें छोटी लगती हैं। इसका उल्टा भी मतलब हमें फील होता है कभी कभार, जो चीज बड़ी है वो पास लगती है और छोटी चीजें दूर लगती हैं। ये रिलेटिव हाइट में ऐसा बताया गया है। टेक्सचर ग्रेडियंट, टेक्सचर ग्रेडियंट इज सिमिलर टू द लीनियर पर्सपेक्टिव वाला पॉइंट, कि जो चीज, अब ये इमेज देखो, इसमें जो पास पास में हमें दिख रहा है दीवार, उसमें हमें कम टेक्सचर लग रहा है, मतलब थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा लग रही है, थोड़ा थोड़ा डेंसिटी, ईंटों की डेंसिटी कम लग रही है कि खुली खुली ईंटें हैं। पर वहीं दूर जब वो इमेज जा रही है वहां देखो, वहां क्या लग रहा है, वहां लग रहा है बहुत ज्यादा ईंटें हैं, डेंसिटी ज्यादा है। इसको टेक्सचर ग्रेडियंट कहा जाता है। अच्छा, मोशन पैरालैक्स क्या होता है? मोशन पैरालैक्स का मतलब है कि जब हम चल रहे होते हैं ना, और हम चलते चलते जिसको फील करते हैं, जैसे इल्यूजन्स को मतलब हम महसूस करते हैं, उसको मोशन पैरालैक्स कहा जाता है। इसको समझो। अब मोशन पैरालैक्स को एक और नाम दिया जाता है, एमसीक्यू में पूछते हैं, पिक्टोरियल क्यू। इसको पिक्टोरियल क्यू भी कहा जाता है। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हो, आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हो और आपको दिखता है जो पास वाले पेड़ है वो बड़ी जल्दी जल्दी पास ऑन हो रहे हैं, और जो दूर वाले पेड़ है वो थोड़ा धीरे धीरे पास ऑन हो रहे हैं, और जो चीज बहुत ज्यादा दूर है, चांद, वो लगता है हमारे साथ साथ ही चल रहा है, वो पास ऑन होता ही नहीं है। इसको मोशन पैरालैक्स कहा जाता है। जब हम मोशन में होते हैं, तो जब हम मोशन में है तो जो चीजें हमारे करीब हैं वो जल्दी पास ऑन होती दिखती हैं, और जो दूर है वो थोड़ा स्लो स्पीड पर पास ऑन मतलब होती दिखती है, और जो बहुत दूर है जैसे चांद, वो तो लगता है पास ही नहीं हो रहा, वो हमारे साथ ही चल रहा है। दैट इज मोशन पैरालैक्स। ये भी मोनोक्यूलर क्यू में आता है, बट इसको पिक्टोरियल क्यू कहा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मोनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्या होते हैं? बाइनोक्यूलर जिसमें हमें दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है। अब ये साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, प्योरली फिजियोलॉजिकल क्यूज है। बाइनोक्यूलर में आपको बताया जाएगा रेटिनल डिस्पैरिटी के बारे में, कन्वर्जेंस के बारे में और अकोमोडेशन के बारे में। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब फोकस शिफ्ट करना। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मेरे कैमरा में भी ये फीचर है, जो अब तुम्हारी आंखों में फीचर है ना अकोमोडेशन, वो आजकल के कैमराज में होता है, तुम्हारे फोन में है। जो फोन का पोर्ट्रेट मोड होता है उसकी बात कर रहा है अकोमोडेशन। कैसे, अभी बताता हूं। देखो ये भाई, अब कैमरे का फोकस कहां है? मेरे हाथ पर है, इजंट इट? ये कैमरे का फोकस मेरी घड़ी पर है, राइट? इस समय कैमरे का फोकस मेरे हाथ, मेरी घड़ी पर है। पीछे का बैकग्राउंड आपको ब्लर दिख रहा है, और अब आपको पीछे का बैकग्राउंड क्लियर दिखाई दे रहा है। इसको कहा जाता है क्या? अकोमोडेशन। A process by which we focus on the image on the retina with the help of the ciliary muscles। यहां पर हमारी आंखों में सिलेरी मसल्स हैं, इन मसल्स के थ्रू हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। एक एक्टिविटी करो मेरे साथ, अपने हाथ को आगे रखो इस डिस्टेंस पर। अब मुझे मेरा पीछे का बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है और मेरा हाथ क्लियर दिख रहा है, और अब मेरा फोकस पीछे है, वहां है, तो अब मुझे मेरा हाथ ब्लर दिख रहा है और वो चीज मतलब पीछे का बैकग्राउंड क्लियर दिख रहा है। ये कैसे कर पाते हैं हम? अपने सिलेरी मसल्स के थ्रू। यहां मसल होती है सिलेरी मसल, वो खिंचती है और मतलब लाइट होती है, इसके थ्रू हम फोकस शिफ्ट करते हैं। दैट इज अकोमोडेशन, एज सिंपल एज दैट, राइट? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास आता जाएगा, हमारी आंखें अंदर को कन्वर्ज होती जाएंगी। इसके लिए मैं यहां पर एक एक्सपेरिमेंट ऐड कर रहा हूं। मैंने अपनी लाइव बैच में, मुझे याद है लास्ट ईयर 11th क्लास के लाइव बैच में एक बच्चे से एक्सपेरिमेंट करवाया था, उसकी आंखें साफ साफ अंदर जाती दिख रही हैं, देखो। तो ये था कन्वर्जेंस, राइट? मतलब जो नियरर ऑब्जेक्ट जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो आंखें अंदर को हो जाती हैं, और दूर जब जाता है तो आंखें हमारी नॉर्मल वापस प्लेस पर आ जाती हैं। अब रेटिनल डिस्पैरिटी, रेटिनल या बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, इसका मतलब हमारी दोनों आंखों में अलग अलग किस्म की इमेजेस बनती हैं। इस आंख में थोड़ी डिफरेंट इमेज बन रही है, इस आंख में थोड़ी डिफरेंट इमेज। चेक करना है तो ऐसे रखो, पेन सामने रखो, कोई भी एक आंख से देखो, फिर दूसरे से देखो, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस दिखेगा दोनों में। तो हमारी दोनों आंखों में कुछ डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब है दोनों आंखों में थोड़ी सी अलग अलग इमेजेस बनती हैं, और हमारा ब्रेन उसको इंटीग्रेट करके ही परसीव हमें करवाता है। दैट इज ऑल। ये बेसिक से टॉपिक थे, है ना? अब हम आते हैं परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी पर। इसका क्या मतलब है? परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इवन आफ्टर हमने पढ़ा, परसेप्शन सबकी अलग अलग है, हर इंसान अलग अलग किस्म से चीजों को परसीव करता है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। उसको कहा जाता है साइज, शेप, ब्राइटनेस, कंसिस्टेंसी। क्या मतलब हुआ कि आप मतलब हमने अभी पढ़ा कि बहुत सी चीजें हम अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग किस्म से परसीव करते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो डिफरेंट परसेप्शंस के बावजूद सबके लिए सेम रहती हैं। चीजों की साइज नहीं बदल सकती। अगर आप वो बिल्डिंग के ऊपर बैठे भी अपने दोस्त को परसीव कर रहे हो,
तो तुम्हें ये थोड़ी लगेगा कि वो चींटी जितना है। हम एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, हमें लगता है नीचे चीजें कितनी छोटी छोटी है, पर डीप डाउन एहसास होता है ना कि नहीं है तो बिल्डिंग ना बड़ी तो होगी, वो हमें ऐसी दिख रही है। तो साइज चीजों का सेम रहता है हमारे दिमाग में, चाहे कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको परसीव कर ले, शेप उसकी सेम ही रहेगी। शेप का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉटल का ढक्कन है, इसको मैंने तुम्हें इस तरीके से दिखाया ऐसे, तो अब क्या तुम ये कह दोगे कि ये फ्लैट है? अच्छा ये छोड़ो, ये ऐसे मैंने तुम्हें ये ढक्कन इस तरीके से दिखाया, अब तुम्हें ये बिल्कुल ऐसे सीधा दिख रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सर्कल ही है? इसकी जो शेप है वो सर्कल है, क्या तुम इसको एज अ लाइन परसीव कर दोगे? ये सीधा दिख रहा है तो ये लाइन है? नहीं ना, ये सर्कल है, तुम्हें पता है, चाहे ये ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, this is a circle, you know it, that is the shape consistency. And then the brightness also, brightness का एग्जांपल के लिए ब्लैक और व्हाइट कलर, अच्छा व्हाइट कलर ज्यादा ब्राइट है देन द ब्लैक कलर, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग राइट। तो चाहे आप उसको शेडो में देखो, चाहे आप बंद लाइट में जाकर देखो, ज्यादा लाइट में जाकर देखो, ब्लैक विल ऑलवेज बी डार्कर एंड व्हाइट विल ऑलवेज बी ब्राइटर, इसमें कोई फर्क नहीं आ सकता है। तो ब्राइटनेस चीजों की सेम रहती है, शेप चीजों की सेम हम परसीव करते हैं, साइज सेम तरीके से परसीव करते हैं, इनमें फर्क नहीं आता है। अब अगला टॉपिक आता है इल्यूजन्स। इल्यूजन क्या होते हैं? इल्यूजन कोई मैजिक नहीं है, इल्यूजन मतलब कभी कभार हमारे सेंस ऑर्गन जो इंफॉर्मेशन हमें भेजते हैं, उस इंफॉर्मेशन का हम कुछ और ही मीनिंग लगा देते हैं, मतलब हम सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं अपने एनवायरमेंट को, उसी को इल्यूजन कहा जाता है। कैसे लिखेंगे? Sometimes we fail to interpret the physical world around us appropriately, and those misperceptions are called illusions. जो हम मिसपर्सीव कर लेते हैं, गलत परसीव कर लेते हैं अपने एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को, उसी को इल्यूजन कहा जाता है। अब यहां पर दो तरीके के इल्यूजन आपको बताए गए, मतलब एक्चुअली तीन है, पर्सनल इल्यूजन और ज्योमेट्रिकल एंड द एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। ज्योमेट्रिकल और एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन लगभग सब लोगों के लिए सिमिलर रहते हैं, बट पर्सनल इल्यूजन सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पर्सनल इल्यूजन मतलब कभी कभी होता है ना हमारे साथ, लिखा कुछ और होता है, हम कुछ और पढ़ लेते हैं, वहां पिक्चर किसी और चीज की बनी है, पर हमने देख लिया, अरे मुझे लगा पिज्जा बना है, पर वो नहीं होता। ये होते हैं हमारे पर्सनल इल्यूजन, जो सबके अलग अलग हो सकते हैं, और कुछ होते हैं जो सबके कॉमन है, जैसे कि ये देखो ज्योमेट्रिकल इल्यूजन। इसमें दो तरीके के इल्यूजन बताए गए हैं, एक ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन और एक ये म्यूलर लायर इल्यूजन। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे बताओ, ए बड़ी लाइन है या बी? सोचो, जब हम इसको देखते हैं हमें ऐसा लगता है, और ये स्टडीज हुई है, स्टडीज में साबित किया है, ज्यादातर लोगों ने बोला बी बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। इसको स्केल से नाप लो, तुम्हारी बुक में दिया गया है, दीज आर ऑफ द सेम एग्जैक्ट सेम साइजेस की लाइन है। ये दोनों, ये तो बहुत खतरनाक लगता है, दिखने में लग रहा है ना कि भाई ऑब्वियसली वर्टिकल वाली लाइन हॉरिजॉन्टल वाली से ज्यादा बड़ी है। नहीं है, बुक है तुम्हारे पास, देख लो स्केल रख के, सेम साइज है मेरे भाई, सेम डिट्टो सेम, पर हमें लगेगा कि ये बड़ी है, ये वाली लाइन छोटी है, राइट। तो ये क्या होता है? ये हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इनको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल इल्यूजन। और उसके बाद लास्टली एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन के लिए स्क्रीन पर अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देखो, ये स्टेबल इमेज है, पिक्चर है, ये वीडियो नहीं है, स्टेबल है, पर क्या लग रहा है? मूविंग लग रही है, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस और परसेप्शन, और ये उसी टॉपिक का एडवांस्ड वर्जन है जो मैंने आपको भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने अपनी नानी वाला एग्जांपल भी आपको दिया कि कैसे कल्चर और एक्सपीरियंसेस हमारे परसेप्शन को शेप करता है। वही जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था द परसीवर वाले टॉपिक में, वही एग्जांपल हडसन का एग्जांपल यहां पर भी आपको दिया गया है। तो ये टॉपिक दोबारा क्यों दिया? क्योंकि बहुत अहम, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हमने छोटे वे में वहां पढ़ा, यहां दोबारा से इसको डिटेल में समझाया जाता है, तो इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। आपने वही सब यहां पर लिखना है जो हमने ऊपर पढ़ा, कि कैसे हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हमारे परसेप्शन को शेप करते हैं, कैसे हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारे चीजों को लेकर जो परसेप्शन है उनको बनाता है। इन्हीं सबको आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। हडसन की स्टडी आप लिख सकते हैं, अपनी जिंदगी से कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप इसको एलैबोरेट करने के लिए लिख सकते हैं। बल्कि आप मुझे बताओ कमेंट में कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपकी जिंदगी में हुआ हो और आपको लगे कि मैंने आपको, अगर याद हो, मैंने बताया था नॉनवेज वाला एग्जांपल मैंने आपको एक दिया था, नॉनवेज फूड को लेकर हमारी परसेप्शन, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। एक नानी वाला एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हडसन वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अफ्रीकन लोगों को दिक्कत हुई थी वो ट्राइबल सोसाइटी को पिक्चर्स को परसीव करने में। ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे मुझे भी समझ आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया है नहीं, आपने वीडियो को अच्छे से देखा है नहीं। तो शॉर्ट में एक छोटा सा कमेंट में अपना एग्जांपल लिख के दो, आई विल श्योरली रीड दैट, मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है या नहीं, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर आवर चैप्टर, एंड विद दिस नोट वी आर डन विद दिस फुल चैप्टर। ये थोड़ा सा लेंदी भी था चैप्टर, आई मीन तीन मेन चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने सेंसेशन पढ़ा, अटेंशन पढ़ा, परसेप्शन पढ़ा, बट आई बिलीव आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको समझ आया है, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, और आप मुझसे
लाइव भी पढ़ सकते हैं क्लास 12th में। 11th ऐसे आप निकालो, पास करो। 12th क्लास में लाइव मोड में अप्रैल से हमारे बैच स्टार्ट होते हैं। डे 1 से मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और पूरी 12th अच्छे से लाइव इंटरेक्शन के साथ हम पढ़ेंगे। गूगल मीट पर क्लासेस होती हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट saishorts.com को विजिट कर सकते हैं और अप्रैल में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी मतलब दिख ही रहा होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।